आज मैं आप सभी लोगों से एनटीए यूजीसी नेट और एम्स मेडिकल सोशल वर्क में समाज कार्य से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन प्रश्नों पर मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि ये आज के जो प्रश्न होने वाले हैं समाज कार्य में, ये विगत वर्षों में सोशल वर्क में पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षा में भी प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। जितने भी मैं प्रश्न करवाऊंगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी के सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट होंगे और हर एक प्रश्न के पीछे मैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। आप सबको मैं बता दूं, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। जैसे आपको बता दूं, राष्ट्रीयता या राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, जिसको आप जानते हैं यूजीसी यानी एनटीए यूजीसी नेट के माध्यम से जो पेपर आप लोगों का मार्च 2023 में होने वाला है, उसके संबंध में मैं आप लोगों को यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड कराता हूँ। साथ ही साथ एम्स मेडिकल सोशल वर्क का भी कंटेंट प्रोवाइड कराता हूँ। यदि आप यूजीसी समाज कार्य की तैयारी कर रहे हैं, उसके ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, तो यदि आप मार्च 2023 में पेपर देने वाले हैं तो उसकी फ़ीस 3000 है, यानी 3000 रुपये। और इसका जो क्लास का समय होगा वो 6:30 से लेकर 7:30 रहेगी और एक क्लास और चलेगी 8 PM से 9 PM तक की। ठीक है। आगे अगर हम बात करें, अगर आप मार्च और जुलाई दोनों का एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस 5000 है और आप 2 बार परीक्षा में बैठने का आपको जो है मौका मिलेगा। और ये जो 5000 है ये आप 2 किस्तों में जमा करेंगे, ये आपको 2 किस्तों में जमा होगा। ये आपकी फ़ीस है ना, 2500 रुपये करके, और आप 2 बार एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, मार्च और जुलाई में। ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो इसमें मैं आप लोगों को जो है एवरीडे लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। रिकॉर्डेड वीडियो रहेगी, अगर बाय द वे आप क्लास नहीं ले पाते हैं तो उसकी रिकॉर्डेड वीडियो रहेगी। और यूनिट वाइज मॉक टेस्ट रहेगा और यूनिट वाइज टॉपिक भी रहेगा। जैसा कि आपको मालूम भी होगा, टेलीग्राम पर मैं आप लोगों को यूनिट 1 और यूनिट 2 और यूनिट 3 का कंटेंट प्रोवाइड कर चुका हूँ। ठीक है। आज हालांकि हम लोग 6:30 बजे से बात करेंगे समुदाय के बारे में। 6:30 बजे वाली जो क्लास रहेगी वो समुदाय पर आधारित रहेगी। 2 भागों में समुदाय बांटा गया है, ग्रामीण और आपका नगरीय समुदाय। आभासीय समुदाय क्या होता है, जनजाति वर्ग वगैरह क्या होते हैं, इन पर हम लोग बात करने वाले हैं 6:30 पर। और इससे पहले, समुदाय से पहले हम लोग बात करेंगे समूह की अवस्था क्या होती है, समूह के उपागम कौन कौन से हैं और उसके प्रारूप कौन कौन से हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे इस समुदाय से पहले। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया जाएगा 2004 से लेकर 2022, यानी 1 अक्टूबर 2022 को जो पेपर हुआ था उन सभी को व्याख्या सहित सॉल्व करवाया जाएगा 2004 से लेकर 2022 तक में। अब बेसिक स्तर से स्टार्ट किया जा रहा है समाज कार्य के बारे में। हालांकि यूनिट नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, केवल आपको 2 में फैक्ट को ध्यान रखना है समाज शास्त्र को लेकर, बस। ठीक है। आगे हम बात करते हैं, तो यदि आप यहाँ पे अगर हम कहें कि कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक नंबर दिया गया है। ठीक है। उस नंबर पे आप मुझसे जो है संपर्क कर सकते हैं। देखिए 8506031308 पर। ठीक है। आपको समाज कार्य के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। यदि आप एम्स मेडिकल सोशल वर्क की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, इसकी क्लास 6:30 से स्टार्ट होती है, 7:30 तक क्लास चलती है। ठीक है ना। और इसकी जो फीस रखी गई है वो 3000 भी फीस इसकी कर दी गई, यानी 500 रुपये, पहले 3500 रुपये थी, इसका 500 रुपये कम कर दिया गया है। ठीक है। एम्स मेडिकल सोशल वर्क का इसमें भी सारे कंटेंट आपको जिस तरीके से मैं यूजीसी में प्रोवाइड करा रहा हूँ उसी तरीके से इसमें भी प्रोवाइड कराऊंगा। इसका जो सिलेबस मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर दे रखा है, उसी सिलेबस के आधार पे आप लोगों को यह स्टडी करनी है। यहाँ पे आपको बता दूं कि 2004 से लेकर 2022 का जो यूजीसी का क्वेश्चन पेपर होगा ये भी आप सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ जो मेडिकल सोशल वर्क के पेपर है उनको भी आप लोगों को इसमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं कुछ अब प्रश्नों पर हम लोग कि कैसे कैसे प्रश्न आप लोगों को समाज कार्य में देखने को मिल सकते हैं। देखिए आपके सामने पहला प्रश्न ये है कि पंचायती राज संस्था भारत में निम्न में से कोई एक लेकर आई है। ठीक है। तो अस्पृश्यता उन्मूलन है, पिछड़े वर्गों के लिए ज़मीन की मिल्कियत के अधिकार का प्रसार है
ऑप्शन सी है पिछड़े वर्गों का गांव के प्रकाशन में आधिकारिक प्रतिनिधित्व है। ऑप्शन डी है जन साधारण के लिए शिक्षा का प्रसार है। इसका सही जवाब क्या देना आप उचित समझेंगे। जो पंचायती राज संस्था भारत में निम्न में से कोई एक लेकर आई है, तो कौन लेकर आया है? इसका सही जवाब जो होगा वह ऑप्शन नंबर सी माना जाएगा। पिछड़े वर्गों का गांव के प्रकाशन में आधिकारिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन नंबर आपका जो है सी वाला करेक्ट जवाब रहेगा। ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे एक आध फैक्ट बताता हूँ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। पहली बात तो आप ये ध्यान रखिएगा कि राजस्थान के नागौर ज़िले, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, नागौर ज़िले, ठीक है, बगदारी गांव में 2 अक्टूबर, कब? 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। अब कहाँ पे? राजस्थान पर। तो ये पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा जा चुका है पेपर में, यूजीसी की बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों से, है ना। वहीं अगर हम दूसरी फैक्ट की बात करें इसमें, तो भारत में कब, इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ, भारत में, ठीक है, 24 अप्रैल, ठीक है, 1993 पंचायती राज के क्षेत्र में ये जो है एक इम्प्रूव हुआ, एक तरीके से सही अगर हम बात करें तो बढ़ोतरी हुई, बढ़ावा मिला। तो कब से मिला भारत में पंचायती राज के क्षेत्र में, कब से कल्याणकारी या जो संस्था के रूप में काम करने लगा? तो 24 अप्रैल 1993 आप लोग ध्यान रखिएगा। तीसरा फैक्ट आपको ये ध्यान रखना है कि जो 73वां संविधान संशोधन था, एक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 1992 है, जो पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया था। तो कब दिया गया? 73वां संविधान संशोधन था और एक्ट 1992 था, जहां पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तीसरा फैक्ट भी आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है। 73वां एक, इसी के अंतर्गत एक और चीज़ आती है, 3 स्तर ढांचा, जिसको हम लोग 3 स्तरीय ढांचा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये ग्राम में जो 3 स्तरीय ढांचे हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 है ग्राम पंचायत, नंबर 2 है पंचायत समिति, नंबर 3 है जिला पंचायत। याद रखेंगे इसके बारे में भी। उसके बाद अगर हम बात करें तो ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की स्थापना कौन से अनुच्छेद में आता है? ये भी प्रश्न पूछा जाता है, अनुच्छेद 40 में आता है, ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। यहाँ पे पंचायतों का गठन हुआ है, ठीक है। और संवैधानिक मान्यता कब मिली है पंचायती राज संस्था को? तो याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन 1992 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा आपका। ये आप ध्यान रखेंगे। इतने जो मैंने फैक्ट बताए हैं आप लोगों को, 6-7 फैक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रश्न में इस प्रश्न को भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही में बात करेंगे नेक्स्ट सवाल, सामाजिकरण के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। सामाजिकरण का अर्थ क्या हो सकता है? सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो सामाजिकरण का अर्थ इस प्रक्रिया में या इस प्रक्रिया से लिया जाता है जिसके द्वारा व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से, है ना, अन्य व्यक्तियों से अंतःक्रिया करता है और सामाजिक आदत, विश्वास, रीति रिवाज और परंपरा एवं अभिवृत्ति को सीखता है। और इसी प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति जन कल्याण की भावना से प्रेरित होता है और इसी क्रिया के द्वारा अपने आप को अपने परिवार, पड़ोस तथा अन्य सामाजिक वर्गों के अनुकूल बनाने का प्रयास भी करता है, जिससे वह समाज का एक श्रेष्ठ, उपयोगी, उत्तरदायी सदस्य बन जाता है और सभी सामाजिक संस्थाएं और वर्ग इसकी प्रशंसा करते हैं। वही बेसिकली सामाजिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया के अर्थ में क्या अनजान व्यक्तियों से मित्रता करना होता है? गलत जवाब। समाज में समानता स्थापित करना होता है? नहीं। सामाजिकरण का अर्थ हमें बताना है टू द पॉइंट के रूप में, सामाजिक मानदंड एवं आत्मीकरण की प्रक्रिया कहलाती है सामाजिकरण। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर माना जाएगा आपका, ठीक है। याद रखिएगा, प्रश्न अच्छा था। अधिसूचित जनजातियाँ, ध्यान रखने वाली बात है। अधिसूचित जनजातियां हैं कौन कौन सी? ध्यान रखिए, पहला ऑप्शन है भूतपूर्व आपराधिक जनजातियां। बेसिकली इसी को क्या बोला जाता है? क्रिमिनल जनजाति एक्ट कहा जाता है और ये आया था 1871 में। आपको बता दूं, अनुसूचित जनजातियों के आदिवासी समुदाय, मैं आज आप लोगों को आभासी समुदाय, आदिवासी समुदाय इत्यादि के बारे में चर्चा करने वाला हूँ 6:30 पर।
और ये सभी क्लासेस अनलिस्टेड होती हैं, प्राइवेट होती हैं। जो बच्चे पेड होते हैं उन्हीं को टेलीग्राम पर जो है पीडीएफ और वीडियो का लिंक प्रोवाइड किया जाता है ना। तो जो ये आदिवासी समुदाय या इन आदिवासियों और आदिवासी समुदायों का भाग है या उनके समूह हैं, जिसे राष्ट्रपति द्वारा और सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा इस प्रकार से घोषित किया गया है। तो वह बेसिकली अधिसूचित जनजातियां हैं, और अधिसूचित जनजातियां भूतपूर्व आपराधिक जनजातियां कहलाती है। तो याद रखिएगा, क्रिमिनल जनजाति एक्ट है ये, 1871 में आया था। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला ही करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न कहता है, समाज में सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारक निम्न में से कौन है। अब देखिए, भारत में जो समाज परिवर्तन या सामाजिक परिवर्तन के जो प्रमुख कारक हैं, इनके बारे में मैं आप लोगों से पढ़ा चुका हूँ। और आप जानते हैं, सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत जो कारक बताए थे मैंने, वो 3 ही बताए थे। एक कारक आपका था, नोट कर लीजिएगा सभी लोग, एक था आपका सांस्कृतिक कारक, दूसरा था आर्थिक कारक, तीसरा था जैविक कारक। ध्यान देने वाली बात है आप सबके लिए, पेपर में यहाँ से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अगर हम सांस्कृतिक कारक के अंतर्गत बात करें तो एक आता है संस्कृतिकरण, दूसरा आता है पश्चिमीकरण, तीसरा आता है लौकिक कारण या कारण, और एक आता है जनतंत्रीकरण, और एक आता है राजनीतिकरण। ये आपको ध्यान रखने हैं, ये कौन कौन से जो है सांस्कृतिक कारण के अंतर्गत आते हैं। तो जो एक ऑप्शन लिखा हुआ है 4, ये तो आपको मैच कर गया, जो सांस्कृतिक कारण के अंतर्गत यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया है। उसके बाद बात करते हैं आर्थिक में, तो इसमें आता है एक औद्योगिकीकरण, उसके बाद एक आता है इसमें आपका नगरीकरण, ठीक है, नगरीकरण, और एक आता है प्रौद्योगिकीकरण। तो इसमें एक औद्योगिकीकरण भी आपको इन्वॉल्व हो गया। और जैविकी के अंतर्गत आता है एक परंपरागत और आधुनिकता, और एक इसमें आता है आर्थिक प्रक्रियाओं पर प्रभाव, और एक इसमें आता है शिक्षा पर प्रभाव। तो ध्यान रखिए, शिक्षा का प्रभाव इसमें इन्वॉल्व हो गया है। ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारक कौन से बने, आपका 2, 3, 4, जिस ऑप्शन में है वही ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर जो बी है यही आपका करेक्ट है। ठीक है, याद रखिएगा, जब ये सारे कारक आपको पता रहेंगे तभी ऐसे प्रश्नों को आप सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और ये सारे कंटेंट मैं आप लोगों को क्लास में प्रोवाइड करा रहा हूँ, और नोट्स के माध्यम से। नोट्स आप लोग अवश्य पढ़ें, जो भी पीडीएफ मैं आप लोगों को दे रहा हूँ उसे ज़रूर आप लोग देखने का प्रयास करें, क्योंकि नोट्स ही आप लोगों का सच्चा साथी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने। अस्पृश्यता उन्मूलन भारतीय संविधान की निम्न में से किस धारा के अंतर्गत किया गया है। अब अस्पृश्यता उन्मूलन आप जानते हैं अनुच्छेद 17 में कहा गया है। ऑप्शन पहला ही करेक्ट मान लिया जाएगा। अगर अस्पृश्यता उन्मूलन एक्ट की बात करेगा तो याद रखिएगा 1955 आपका सही रहेगा। बात करें अनुच्छेद 19 के बारे में, अनुच्छेद 19 जो है हमारे मौलिक अधिकारों को प्रस्तुत करता है। और अनुच्छेद 38 की बात करें तो राज्य लोक कल्याण की बात करता है। और अनुच्छेद 42 की बात करें काम की न्याय संगत, और बहुत इम्पॉर्टेंट एक और पॉइंट है मानवोचित कह सकते हो। ठीक है, मानो अगर हम बात करें तो मानवचित दशा, याद रखेंगे, इसको रिप्रेजेंट करता है। ये पेपर में पूछा भी जाता है, और काम की न्याय संगत भी पूछी जाती है। दोनों जो है आर्टिकल 42 बताता है। तो इसलिए इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, निम्न वक्तव्य दिए गए हैं और इस पर आपको विचार करना है, और अपना जो है इस पर उत्तर नीचे दिए गए जो कोट होंगे उसी के अनुसार आपको देना है।
पहला वक्तव्य क्या कहता है आपसे, कहता है कि सम्मिलित परिवार, ठीक है, याद रखिएगा, सम्मिलित परिवार भारत में तेजी से विघटित होते जा रहे हैं। बेसिकली जो यहाँ पे सम्मिलित परिवार लिखा हुआ है इसका मतलब है संयुक्त परिवार। तो संयुक्त पूर्व जो है वो पूर्वजों की संतानें सम्मिलित की गई हैं, वो क्या की गई, सम्मिलित की गई। तो इसलिए भारत में तेजी से विघटित हो रहा है संयुक्त परिवार, तो यस, ये आपकी सही बात है। और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में औद्योगिक अर्थव्यवस्था का परिवर्तन इस विघटन के लिए उत्तरदायी हो रहा है, इसलिए ये भी सही है। और इसकी सही व्याख्या है, इसलिए आप जब कूट का देखेंगे चुनाव तो यहाँ पर ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही माना जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। 7 आपके सामने है, क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए वक्तव्य पर विचार करिए और अपना उत्तर नीचे दिए गए जो कूट हैं उसी के अनुसार चयन करिए। प्रश्न आपके सामने पहला है कि विकासीय कार्यक्रम के लिए जनता की सहभागिता आवश्यक है। बिल्कुल सत्य बात है, यहाँ पर ये कथन सत्य है और शिक्षा और जागरूकता सहभागिता की ओर ले जाता है। आपको मैं बता दूं ये भी बात सत्य है, इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा कि जो ये विकासीय कार्यक्रम है ये जनता के लिए सहभागी आवश्यक तो है, तो कहेंगे क्योंकि शिक्षा जागरूकता जब होगी तभी सहभागिता यहाँ पे बढ़ेगी और यहाँ पे व्याख्या हो रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए का चुनाव करें आप सभी लोग। तो मैंने आप लोगों से कई बार ऐसे प्रश्नों का ट्रिक बता रखा है और जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। मैंने आप लोगों से 2004 2005 का पेपर सॉल्व करवा चुका हूँ और जल्द ही 2006 प्लस 2007 दोनों पेपर में सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट सवाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 8 है, देख रहे हैं आप। लेखक एक तरफ लिखे गए हैं और उनके द्वारा कुछ किताबें लिखी गई हैं, पुस्तकें हैं, उसका सही मिलान करना है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से अपनी सही उत्तर चुनाव करें। हम चलते हैं, अब लेखक का नाम देखेंगे, उसके सामने फिर पुस्तक का नाम पर चर्चा करेंगे। ऑथर फिंक का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। ऑथर फिंक वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। इनकी जो किताब का नाम है उनके एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है ये, है ना। और इसका जो सही किताब का नाम अगर हम बात करें द फील्ड ऑफ सोशल वर्क है, द फील्ड ऑफ सोशल वर्क है ऑथर फिंक की, और ये किताब आई थी 1974 में। ऑथर फिंक की एक और किताब है, आपको मैं बता दूं यहीं पे, अपराध के कारण। अब अपराध के कारण का जो किताब है ये ऑथर फिंक का है और ये किताब आई थी 1938 में। दोनों किताब इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट, गेशल कोनफ्का। ये बेसिकली गेशल कोनफ्का का नाम लिखा गया है। गेशल कोनफ्का की जो किताब है सोशल ग्रुप वर्क पर आधारित है और इन्होंने हेल्पिंग प्रोसेस के बारे में बात किया। अभी कल ही मैंने आप लोगों से ग्रुप वर्क पर चर्चा किया था, वहाँ पे इन सभी चीज़ों से मैंने रूबरू भी करवाया था आप लोगों से। तो ये किताब आई थी सन 1971 में, है ना। इनकी एक किताब और आई थी गेशल कोनफ्का की, चिकित्सा समूह बच्चों के साथ साहस एवं स्नेह की बात, ठीक है। गेशल कोनफ्का की किताब थी, 1958 में आई थी, वो 1958 में आई थी। और मुर्रे जीरोस, हम इनके बारे में आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। इनकी किताब का नाम है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और ये किताब आई थी 1967 में। और हेलन पर्लमैन की अगर हम लोग बात करें, हेलन पर्लमैन की जो किताब का नाम है वो सोशल केस वर्क है और आ प्रॉब्लम सॉल्विंग है। 1957 में ये किताब लाई गई थी। हालांकि इनकी 2 और किताबें हैं। एक किताब का नाम है, इम्पोर्टेंट किताब है वो, परसोना सोशल रोल एंड पर्सनालिटी, परसोना सोशल रोल एंड पर्सनालिटी 1968 में किताब आई थी, वो याद रखिएगा। और इंटीग्रेटेड सोशल वर्क प्रैक्टिस की बात अगर हम करें तो ये किताब का जो नाम है मोहम्मद दिलसाद है। इनके बारे में अगर हम बात करें, मोहम्मद दिलसाद 1992 में ये किताब आई थी, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ जो सही जवाब हुआ पहले का आपका 4 गया है, बी की अगर हम बात करें तो 1 है और सी की अगर हम बात करें 3 है, डी की अगर हम बात करें तो 2 है। 4 1 3 2,
4132 ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप लोग। कह रहा है कि निम्न में से कौन सामाजिक व्यक्तिक कार्य का सिद्धांत नहीं है। अब मैं सिद्धांत आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। गोपनीयता का सिद्धांत है, स्वीकार्यता का भी सिद्धांत है, ये आप जानते हैं। स्वनिर्धारण का सिद्धांत भी है। आत्मसातीकरण का सिद्धांत जीन पियाजे का है, इसलिए ये नहीं होगा। ये सारे जो सिद्धांत दिए गए हैं रॉबर्ट बिस्टिक के दिए गए हैं। 7 सिद्धांत: व्यक्तिकरण का सिद्धांत, नियंत्रण संवेगात्मक का सिद्धांत, अनिर्णायक मनोवृत्ति का सिद्धांत, आत्मनिर्देशन का सिद्धांत, संचार का सिद्धांत, आत्मनिर्णय का सिद्धांत और एक गोपनीयता का सिद्धांत। हो गए टोटल 7 सिद्धांत, है ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। कुछ मुख्यतः सिद्धांत इन्होंने रॉबर्ट बिस्टिक ने 1957 रिलेशन की एक किताब थी उसमें इन्होंने दिया था। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा संदर्भित समूह है। अब देखिए, जो संदर्भित समूह होता है, एक संदर्भ समूह एक समूह है जिसमें एक व्यक्ति किसी अन्य समूह की तुलना में क्रिया करता है। तो मैं आप सबसे कहूँगा, रोजगार से संबंधित संदर्भित समूह नहीं होता है। ऐसा समूह जिसका अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किया जाता है उसको संदर्भित समूह कहते हैं। और यही ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही माना जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। बाकी मैं आप लोगों को शाम 6:30 बजे से समाज कार्य में आप लोगों से समूह के उपागम पर बात करने वाला हूँ। फिर उसके बाद समुदाय पर बात करूँगा। शाम को 8 बजे जो हमारी क्लास होने वाली है वो आप लोगों को यूनिट नंबर 3 पर बात मैं करूँगा, 8 बजे वाली क्लास पर। तो यूनिट नंबर 3 आज कवर हो जाएगा, क्योंकि मैंने यूनिट नंबर 3 कवर भी करवा रहा हूँ 6:30 बजे से भी। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग, ये सारे के सारे प्रश्न आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।